शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपकी हिंदी पुस्तक की जो दूसरी कविता थी दीवानों की हस्ती, उसके बारे में मैंने आलोचना की थी। उस वीडियो में मैंने दीवानों की हस्ती कविता के जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उनका साहित्यिक परिचय मैंने दिया था। दीवानों की हस्ती कविता का जो शीर्षक है, उस शीर्षक की सार्थकता पर मैंने बात की थी आप लोगों से, और कविता किस प्रकार पढ़ने से कविता श्रुति मधुर होगी, सुनने में अच्छा लगेगा। उस कविता का सस्त्र वाचन भी मैंने प्रस्तुत किया था। कविता में कुल 6 पंक्तियां हैं, हाँ कि नहीं? 4-4 लाइन की 6 पंक्तियां हैं। आज मैं आप लोगों को पहले की 2 पंक्तियां मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया। पहले की 2 पंक्ति, बीच की 2 पंक्ति एवं अंतिम 2 पंक्ति। और पहले की जो 2 पंक्ति हैं, आज हम उसके बारे में आलोचना करेंगे। वैसे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था दीवाना किसे कहते हैं। शायद आप लोग सब लोग वीडियो देख चुके होंगे। दीवाना मतलब किसी लड़की को इश्क करने वाला कोई पागल नहीं होता, हाँ कि नहीं? किसी लड़की के प्रेम में मर मिटने वाला दीवाना नहीं है। यहाँ वतन के लिए मर मिटने वाला, अपने देश के लिए मर मिटने वाला, जो देश प्रेमी होते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर जो देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं, ऐसे महान देश प्रेमियों को यहां दीवाना कहा गया है। दीवाना मतलब किसी के प्यार में मर मिटने वाला या किसी को बेहद प्यार करने वाला। लेकिन यहां किसको बेहद प्यार करने की बात की गई है? अपने वतन को, अपने देश को, अपने मुल्क को, हाँ कि नहीं? तो जो देश प्रेमी होते हैं, महान देश प्रेमियों को दीवाना कहा गया है। उसकी पहली पंक्ति, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। पहली पंक्ति। कवि भगवती चरण वर्मा खुद कहते हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने कविता लिखी थी उस समय शायद ही यह देश स्वतंत्र नहीं हो पाया था। और आप लोग जानते हैं, सदियों से अंग्रेजों ने हम पर राज किया, इस देश में राज किया। हमारे देश में ही उन्होंने हमें गुलाम बनाया। और आप लोग इतिहास में भी पढ़ रहे होंगे कि देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को अंग्रेजों के शिकंजे से छुड़वाने के लिए, देश को अंग्रेजों के हाथों से मुक्ति दिलवाने के लिए बहुत से संग्राम चलाए गए। आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ले लीजिए, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले लीजिए, आप क्विट इंडिया मूवमेंट ले लीजिए, हाँ कि नहीं? दांडी मार्च, लगभग जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलन गांधी जी के लीडरशिप में किया गया था। लेकिन यह भी एक सच है कि गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया था, ठीक है, तब तो अंग्रेज हिल गए थे। लेकिन एक ऐसी भी
बहुत बड़ी क्रांति थी, जिस क्रांति के कारण अंग्रेज पहले से ही हिल चुके थे, उनका जड़ उखड़ गया था, और वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति। गांधी जी तो बाद में आए, लेकिन 1857 की क्रांति, जिस क्रांति को अंजाम दिया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने, वीर कुंवर सिंह ने, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, नाना साहेब जैसे बड़े बड़े देश प्रेमी, जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर अंग्रेजों को इस देश से हटाने का भरपूर कोशिश की थी। और उसी क्रांति के कारण अंग्रेज सरकार की जो रीढ़ की हड्डी थी, उसका जो बैकबोन था, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अगर 1857 की क्रांति ना होती तो क्या गांधी जी के लिए इतना आसान होता अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए? नहीं। गांधी जी जब आए उस वक्त अंग्रेज हिल चुके थे, उनके मन में डर उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, और अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न करने वाले क्रांतिकारी 1857 में थे। हाँ कि नहीं? जितना उखाड़ना था अंग्रेज सरकार को 1857 की क्रांति में, उस समय के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार को उखाड़ दिया था, और बाकी जो बचा कुचा अंश था उसे गांधी जी ने समाप्त किया। तो आप दीवाना किसे कहेंगे? 1857 की क्रांति में अपनी जान को दांव पे लगाकर इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की मुक्ति के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले महान सपूत देश प्रेमी, जिन लोगों का नाम मैंने अभी लिया, ये हैं एक एक बहुत बड़े देशभक्त, देश प्रेमी, दीवाना। इसका ये मतलब नहीं कि गांधी जी नहीं है, नहीं, ये लोग भी हैं। ये लोग भी देश की देश का जो संघर्ष, देश में जो संघर्ष चल रहा था, मुक्ति का संघर्ष, उसी संघर्ष में हिस्सा लेने वाला हर एक इंसान देश प्रेमी है। हम सभी देश प्रेमियों को दीवाना कह सकते हैं। ठीक है, यहां भगवती चरण वर्मा तत्कालीन समय में, उस समय में देश को आजादी नहीं मिली थी, और उस वक्त भगवती चरण वर्मा ने कविता लिखी। भगवती चरण वर्मा भी एक बहुत बड़े देश प्रेमी थे। हाँ कि एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। कवि होने के साथ साथ एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। तो देश प्रेमियों की जगह कवि ने स्वयं को रखा। इस कविता में कवि जो है वो देश प्रेमी हैं, वतन की खातिर मर मिटने वाले देशभक्त हैं। और कवि खुद कह रहे हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। कवि खुद कहते हैं हम दीवानों की हस्ती। हाँ कि नहीं? देश की सुरक्षा के लिए, वतन की सुरक्षा के लिए, इस देश की मुक्ति के लिए मर मिटने वाले ऐसे देशभक्त हैं हम। ठीक है, देश को मुक्ति दिलाने के लिए, अंग्रेजों के शिकंजे से छुड़वाने के लिए, आजादी देने के लिए जिन महानायकों ने अपनी जान को दांव पे लगा दी थी, ऐसे महानायकों, ऐसे देश प्रेमियों, ऐसे देशभक्तों में से हम एक हैं। कवि खुद कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती मैंने कहा था। और इस देश की जो महानता है, इस देश की जो सुंदरता है, देश की इस महानता, इस सुंदरता, इस विशेषता के सामने हमारा भला क्या औकात है? हम तुच्छ हैं।
देश की महानता, हम कितने भी बड़े देशभक्त क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े देश प्रेम क्यों ना हो, लेकिन इस देश की महानता, ग्रेटनेस, इस देश की महानता के सामने हमारा जीवन तुच्छ है। देश की महानता के सामने हम कुछ भी नहीं है, हम न के बराबर हैं। हमारा भला क्या औकात कि हम देश की महानता के साथ अपने आप को जोड़ें। देश महान है, हाँ, कि देश की महानता भी चित्र है, देश की सुंदरता सबसे अलग है। तो देश की जो ये महानता, देश की जो ये सुंदरता, देश का जो यह विशेषत्व, देश की विशेषता, इनके सामने हम कुछ नहीं हैं, हमारे जीवन का मूल्य कुछ नहीं है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। और कवि क्या कहते हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। और हम ऐसे देश प्रेमी थे, ऐसे देशभक्त थे कि इस देश में हम कभी भी एक ही जगह टिक कर नहीं रह पाते थे। हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। अगर हम आज यहाँ हैं तो कल हम कहीं और होंगे। अगर आज हम उड़ीसा में हैं तो कल गुजरात में होंगे, आज गुजरात में है कल केरला में होंगे, आज केरला में है कल पश्चिम बंगाल में होंगे, आज पश्चिम बंगाल में है परसों अहमदाबाद में है, फिर मेरठ में है होंगे। मतलब इस देश में हम एक ही जगह कभी भी टिक कर मतलब रुक कर रह नहीं पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उस समय जो देशभक्त थे, जो देश प्रेमी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देश प्रेमियों को अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी। और अंग्रेज सरकार के हाथों जो देश प्रेमी लग जाते थे उन्हें कारागार में डाल देती थी अंग्रेज सरकार, आसानी से छोड़ती नहीं थी, हाँ कि नहीं। उन्हें जैसे पुलिस चोर को ढूंढता है, उसी प्रकार अंग्रेज सरकार देश प्रेमियों को ढूंढ रही थी। और अगर कोई देश प्रेमी उसका हाथ लग गई तो वह आसानी से उसे जाने नहीं देती थी, जेल में डाल देती थी, फांसी पे, सूली पे लटका देती थी। अगर ऐसे हमारे देश प्रेमी अंग्रेजों के हाथ लगेंगे, एक एक करके फांसी पे लटकेंगे, तो क्या होगा? दिन ब दिन हमारे देश में देश प्रेमियों की संख्या घट जाएगी, हमारे देश में से देश प्रेमी घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर सारे देश प्रेमी ऐसे अंग्रेजों के हाथ लग जाएंगे और सब लोग जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे तो देश की आज़ादी की चिंता फिर कौन करेगा? इसलिए ये जो देश प्रेमी थे ये एक ही जगह टिक कर नहीं रहते थे, हमेशा उनका जगह परिवर्तन होता था। आज अगर यहाँ है तो कल वहाँ होंगे, फिर परसों कहीं और होंगे। और ये लोग ऐसी चतुराई से स्थान परिवर्तन करते थे, जगह बदलते रहते थे। अंग्रेज सरकार उनका टेर भी नहीं पाती थी। ठीक है, पकड़ना तो दूर की बात है, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर अंग्रेज सरकार चालाक तो ये लोग उससे भी चालाक थी, हाँ कि नहीं। अगर ये लोग अंग्रेज सरकार के हाथ नहीं लगेंगे तो क्या होगा? ये लोग जिन जिन जगहों में जाएंगे वहां लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, उन्हें देश प्रेमी की भावना से उद्बुद्ध करेंगे, उन्हें एकत्रित करेंगे और देश की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाएंगे, हाँ कि नहीं। रणनीति प्रस्तुत करेंगे, तैयार करेंगे और उसी रणनीति के अनुसार वे अंग्रेज सरकार को इस देश से हटाने का प्रयास करेंगे। वे इसीलिए उनके हाथ लगना नहीं चाहते थे, वे इसीलिए अंग्रेज सरकार से छिप कर जगह परिवर्तित करते रहते थे ताकि वे अंग्रेज सरकार के हाथ न लगे
और देश की सुरक्षा के लिए, देश की मुक्ति के लिए जो भी योजनाएं उन्हें बनानी है, जो भी रणनीति प्रस्तुत करनी है, वे आराम से कर सकें। ठीक है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। एक ओरिजिनल बात मैं कहता हूं, और ये जो दीवाना होता है ये एकदम मस्त आदमी होता है। हर कोई दीवाना नहीं हो सकता। देश की खातिर मर मिटने वाला हर कोई इंसान नहीं हो सकता। हाँ कि नहीं? तो ये जो दीवाने हैं ये स्वभाव में एकदम मस्त होते हैं। हाँ कि नहीं? दूसरों से इनका कोई लेन देन नहीं होता, अपने जीवन में मस्त रहते हैं। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की जो कला होती है उनके अंदर समाहित होती है। और यह देश प्रेमी किसी के मन में कभी दुख नहीं पहुंचाते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और आप लोगों को मैं बता दूं, उस समय जो देश प्रेमी इधर उधर जाकर छिप कर रहते थे, ये देश प्रेमी जहां कहीं भी जाते थे, इन्हें देखने के बाद लोगों के मन में एक अपूर्व उत्साह उत्पन्न होता था। लोगों में जोश आ जाता था। देश प्रेमी तो वैसे भी जोशीले हैं, लेकिन अपने ही जोश के कारण वे दूसरों के मन में भी जोश उत्पन्न कर देते थे, लोगों में उत्साह भर देते थे। लोगों के मन में देश प्रेम की भावना को वे भर देते थे। और इन्हें देखकर, इनके कांटेक्ट में आने के बाद, इनके संपर्क में आने के बाद साधारण जनता भी देश प्रेम की भावनाओं से उद्बुद्ध होकर अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए इनके ही बताए मार्ग पर चल आते थे। और जहां कहीं भी जाते थे चारों ओर खुशियां छा जाती थी। हाँ कि नहीं? जैसे हमारे अगर सोनपुर में मुख्यमंत्री आ जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री आ जाते हैं, देखना कितनी खुशियां। हाँ कि नहीं? फुलमाला लेकर हम पहनाते हैं, कितना प्रोटेक्शन, पूरी सुरक्षा के साथ वे लोग आते हैं। चारों ओर खुशियां छा जाती है। अरे कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। एक उन्मादना, एक खुशी, एग्जैक्टली उसी प्रकार की खुशी लोगों में आती थी, देखने को मिलती थी, जब ये लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में जाते थे। मैं पहले से भी कह चुका हूं, इन लोगों के वजह से कभी किसी साधारण जनता के मन में कोई ठेस नहीं पहुंचा। ये लोग दुख देने के लिए पैदा नहीं हुए थे, बल्कि चारों ओर खुशियां बांटने के लिए इनका जन्म हुआ था। और ये जहां कहीं भी जाते थे वहां उल्लास छा जाता था, खुशियां छा जाती थी। हाँ कि नहीं? और ऐसे मस्त रहने वाले लोगों के जीवन में कभी कोई गम नहीं होता था। जो लोग मस्त रहता है, अपने जीवन में खुश रहता है, हमेशा मस्त रहता है, उसे दुख तो क्या, उसकी साया भी छू नहीं सकता। हम धूल उड़ाते जहां चले, और जहां कहीं भी जाते थे चारों ओर खुशियां बांटते थे, लोगों के हालचाल पूछते थे, लोगों की समस्याओं के बारे में ये लोग अवगत होते थे, उनके समस्याओं का समाधान करते थे। हाँ कि नहीं? उन्हें सुख देने की कोशिश करते थे। इसलिए इन लोगों के जाने के कारण, चाहे ये लोग एक जगह से कहीं भी जाए, वहां खुशियां छा जाती थी। ठीक है? दूसरी पंक्ति क्या है? आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आपने एक फिल्म देखी होगी, बॉर्डर।
हाँ कि नहीं, उसमें एक जबरदस्त गाना है, संदेश आते हैं, हाँ कि नहीं, मुझे तो पूरा गाना याद नहीं है, देखना। तो ये जो फौजी होते हैं, ये जो देश प्रेमी होते हैं, ये जो वीर होते हैं, जिन लोगों का जन्म देश की सेवा करने के लिए हुआ है, वे लोग गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, सरहद पर खड़े हैं। किस लिए? देश की सुरक्षा के लिए। और ऐसे वीर जवान सालों तक अपने घर नहीं आ पाते। आप जानते हैं, ये लोग आसानी से अपने घर नहीं आ पाते, बहुत मुश्किल से इन्हें छुट्टी मिलती है। और ये जब अपने गांव में, मान लीजिए कोई एक फौजी लगभग 1.5 साल या 2 साल बाद अपने गांव आया है, कुछ दिन अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपने गांव आया है, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया है, कुछ वक्त बिताने के लिए आया है। और मान लीजिए वह आया है और ठीक 1 हफ्ते के बाद उसे बुलावा आता है, हेड ऑफिस से उसे फोन आता है कि भाई यहाँ चाइना ने भारत पर हमला बोल दिया, तुम जल्दी आ जाओ। देखिए, ये जब इसने जब छुट्टी ली थी, क्या सोच कर ली थी कि कम से कम मैं जाऊंगा, अपने परिवार के साथ 1 महीना या 2 महीना में स्पेंड करूंगा। लेकिन वह आया कि ना आया, और 1 हफ्ते के बाद जब उसके सीनियर मोस्ट अधिकारी ने फोन करके उसको बुलाया, तो आप सोचिए ऐसी स्थिति में उसके परिवार वालों की क्या मनोदशा होगी। देखो, ये जब 2 साल बाद आया है, इसको देखने के बाद उसके घर वालों की क्या मनोदशा होगी। और 2 महीना घर में रुकने के बावजूद अगर ये 1 हफ्ते के बाद अचानक से फिर सरहद पर चला जाता है, तब उसके घर वालों की मनस्थिति कैसी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। जब ये आया होगा, इसे देखकर, हाँ कि नहीं, कितनी पूजा अर्चना की होगी उसके घर के सदस्यों ने, कितनी खुशियां मनाई होंगी, कितने हर्ष में होंगे, कितने उल्लास में होंगे कि चाहे जो भी हो, हमारा बेटा कई सालों बाद हमारे घर में आया है। उसे उसके मन चाहे खाना खिलाएंगे, उसके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, दुख सुख का आदान प्रदान होगा। हाँ कि नहीं, खुशी के लम्हों को एक साथ मिलके बिताएंगे। कितनी खुशियां छा जाती है घर में। पिताजी जितना खुश होते हैं, माँ तो उससे कई गुना ज्यादा खुश होती है। भाई बहन की बात अलग है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन जब अचानक से 1 हफ्ते बाद वह फिर वापस चला जाएगा, तो देखना सब लोग शोकाग्रस्त हो जाते हैं, शोकाग्रस्त। सबके मन में दुख आ जाता है, सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि रो भी पड़ते हैं। क्या हो गया है, मेरा बेटा आया कि ना आया, घर में अच्छे से माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना उसने खाया कि ना खाया, मेरा बेटा चैन से कुछ दिन सोया कि ना सोया। फिर उसे उसी सरहद पर जाना है जिस सरहद से इतने सालों बाद ये घर वापस लौटकर आया था। एक मायूसी छा जाती है घर में, सब लोग निराश हो जाते हैं। हाँ कि नहीं, बिल्कुल इसी फौजी की तरह इन दीवानों का जीवन भी था। इन दीवानों का जीवन भी इन फौजियों की तरह था। ये भी जहां जाते थे वहां खुशियां छा जाती थी। ये वहां चाहते हुए भी ज्यादा दिन टिक कर नहीं रह पाते थे, उनकी मजबूरी थी। क्योंकि अगर अंग्रेज सरकार को पता चल गया तो वो तुरंत सैनिक भेजकर उन्हें पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी।
और इनका एक उसूल था कि ये जो दीवाने हैं, ये जो देश प्रेमी हैं, ये भले ही मर जाएंगे लेकिन अंग्रेज सरकार के हाथ कभी नहीं आएंगे। इनके जीवन का ये उसूल था। आए बनकर उल्लास अभी, तो ये जहां जाते हैं वहां चारों ओर खुशियां छा जाती है। इनको देखने से ही लोगों के मन में एक अपूर्व जोश आ जाता है। कभी कभार हम जब कोई वीर गाथात्मक कविता सुनते हैं, कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, देखना उस गीत को सुनने के बाद हमारा खून खोल उठता है और हम यही सोचते हैं कि जब अंग्रेज इस देश में राज करते थे तब मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ। अगर मैं होता तो मैं भी भगत सिंह मंगल पांडे की तरह पिस्तौल लेके उन्हें मार डालता। हम जब गाना सुनते हैं तब हमारे मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। हमारा खून खोल उठता है। अगर हम उस समय इस संसार में आए होते तो न जाने हम क्या क्या कर बैठते। अगर गाना सुनने के बाद हमारे मन में विद्रोह की ऐसी भावना उत्पन्न होती है तो जो लोग ऐसे महान देश प्रेमियों को, देशभक्तों के ऐसे दीवानों को अपने स्वचक्षु में, अपनी आंखों से देख रहे होंगे, उनके अंदर कितना जोश नहीं आ रहा होगा, वे कितना खुश ना हो रहे होंगे। कविता की जरूरत नहीं है, भाषण की जरूरत नहीं, उन्हें देखकर ही उनके मन में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती थी। और विद्रोह की भावना किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। वे आनंदित हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे। सर, उन्हें देखने की खुशी उन्हें कभी नहीं मिली थी। इस प्रकार की खुशी से वे लोग झूम उठते थे और उनके आगमन से ही ऐसे साधारण जनता के हृदय में एक विराट परिवर्तन होता था, आगमन से ही। और जब अचानक से उसी जगह को त्याग कर, उसी स्थान को छोड़कर उन दीवानों को फिर अन्यत्र किसी जगह पर जाना पड़ता था, तब आंसू बनकर बह चले। अभी सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। सब लोग रो पड़ते थे। उनसे बिछड़ने के गम में सब मायूस हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। और ये जो लोग थे, उन दीवानों को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी। ना दीवाने एक जगह टिक कर रह सकते हैं और ना ही वहां के लोग उन्हें ज्यादा दिन तक अपने पास रख सकते हैं। दोनों, चाहे वो दीवाना हो, देश प्रेमी हो, देशभक्त हो, या चाहे साधारण जनता, ये दोनों मजबूर थे। क्योंकि दीवाने, देश प्रेमी जो थे, ये भी जानते थे कि हम ज्यादा दिन तक यहाँ अगर रह गए तो हमारे यहाँ की उपस्थिति की सूचना अंग्रेज सरकार को तुरंत लग जाएगी और वह सैनिक भेजकर हमें पकड़ लेगी और हमें जेल में डाल देगी। और जनता भी यही जानते थे कि अगर किसी भी प्रकार से इनकी उपस्थिति की सूचना अंग्रेज सरकार तक पहुंच जाएगी तो वो छोड़ेगी नहीं। और ये लोग जब उसी जगह को छोड़कर अचानक से चले जाते थे, सब लोग मायूस हो जाते थे। जैसे फौजी को विदा करते समय माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाती है, भाई बहन रो पड़ते हैं, रिश्तेदार रो पड़ते हैं, उसी प्रकार इनके आगमन से जितनी खुशियां उन लोगों को मिलती है, इनके जाने से उससे कई गुना ज्यादा दुख भी इन लोगों को मिलता है। ठीक है। और उसी कष्ट को, उन दीवानों के जाने के दुख को ये लोग आसानी से सहन नहीं कर पाते। सब कहते ही रह गए। और वहां पे जो लोग होते हैं, उनके बीच जो साधारण जनता होती है, वे सब पूछते ही रहते हैं कि भाई आप तो अभी अभी आए हैं,
फिर अभी चले जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? कुछ दिन और रुकिए ना, कुछ दिन और ठहरिए ना। कितनी खुशी के साथ वे उन्हें अनुरोध करते हैं, उनसे विनती करते हैं कुछ दिन और रुक जाने के लिए। लेकिन ये जो दीवाने होते हैं, ये कभी किसी को नहीं बताते वे कहाँ से आए और कहाँ गए। अपने गंतव्य स्थलों के बारे में कोई सटीक जानकारी ये किसी को भी नहीं देते। इसलिए नहीं देते ताकि वे लोग सुरक्षित रह सके और देश को आजादी दिलाने के लिए उनकी जो योजनाएं बन रही हैं वे योजनाएं सफल बने। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आई, कहाँ थे? और मायूस होकर, दुखी होकर सब लोग उन्हें पूछते रहते हैं, अरे भाई तुम तो अभी अभी आए थे, ठीक से 2 दिन यहां रुके भी नहीं और अचानक से फिर आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हें पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है? ऐसी क्या मुसीबत आ गई जिसके कारण आपको तुरंत यहां इस जगह को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ रहा है? और वे दीवाने कहाँ जा रहे हैं हम पढ़ेंगे तीसरी पंक्ति यानी अगली कक्षा में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मैंने जो पहले की 2 पंक्तियां आप लोगों को समझाई, आप इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में ना आए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे फ़ोन करके डाउट पूछ सकते हैं। अपनी समस्या, जहां समझने में समस्या हो रही है आप समस्या मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन आप गौर से अपने आप को फौजी के रूप में देखिए। उन दीवानों की जगह, उन देश प्रेमियों की जगह आप अपने आप को रखिए और कभी उनके नजरिए से आप इस पंक्ति को समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए ये 2 पंक्ति, अगले वीडियो में हम तीसरी और चौथी यानी बीच की 2 पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।